हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला में। आज की वीडियो में मैं आपके लिए जो हमारी घटना चक्र की पॉलिटी की सीरीज चल रही है उसी सीरीज को आगे बढ़ा रहा हूं। आज का टॉपिक है शासन प्रणाली। तो पहले इस टॉपिक का जो रिवीजन नोट्स है उसको मैं आपके लिए पढ़ूंगा। प्लीज़ बड़े ध्यान से पढ़ें और फिर इसके PYQ कराऊंगा। दोस्तों, अगर आपने मेरे इस चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। देखते हैं, राजतंत्र यह शासन का प्राचीनतम रूप है जिसमें शासन की शक्ति एक व्यक्ति में समाहित होती है जो राजमुकुट धारण करता है। वह आनुवांशिक उत्तराधिकार के आधार पर पद ग्रहण करता है। कुलीन तंत्र, इसे अरिस्टोक्रेसी भी कहा जाता है। यह शासन का वह रूप है जिसमें राजनीतिक सत्ता थोड़े से लोगों में निहित होती है तथा वही इसका प्रयोग करते हैं। तानाशाही, इसे अधिनायक तंत्र, डिक्टेटरशिप भी कहा जाता है। यह एक ऐसे शासन का रूप है जिसमें एक ही व्यक्ति का निरंकुश शासन होता है जो बल प्रयोग के माध्यम से अपने पद पर आसीन होता है तथा किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। प्रजातंत्र वर्तमान समय में शासन का सबसे अधिक लोकप्रिय रूप प्रजातंत्र डेमोक्रेसी है। ध्यातव्य है कि प्रजातंत्र वहाँ विद्यमान होता है जहाँ जनता में सत्ता निहित होती है, अर्थात जनता को संप्रभुता प्राप्त होती है। प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के कई रूप हैं जिनमें प्रमुख हैं संघात्मक शासन तथा एकात्मक शासन। इन शासन प्रणालियों को व्यवहारतः संसदीय शासन व्यवस्था तथा अध्यक्षीय शासन व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। राज्य के महत्वपूर्ण तत्व हैं संप्रभुता, जनसंख्या, भूभाग तथा सरकार या सत्ता। किसी भी राज्य का अनिवार्य तत्व संप्रभुता होती है। इसके बिना कोई भी राज्य की श्रेणी में नहीं आता है। वर्ष 1947 के पहले एक राज्य के रूप में हमारा देश भारत संप्रभु नहीं था, क्योंकि उस समय भारत पर भारत की जनता का शासन नहीं था बल्कि ब्रिटिश क्राउन का शासन था। भारतीय संविधान के अनुसार देश में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है जिसमें जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही शासन व्यवस्था का संचालन करते हैं। संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली भी कहा जाता है। इस प्रणाली में संसद विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था होती है एवं कार्यपालिका अपने समस्त कृत्यों के लिए संसद के प्रति जवाबदेह होती है। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका का अस्तित्व विधायिका में उसके विश्वास प्राप्ति यानी कि बहुमत तक रहता है। भारत की राजनीतिक व्यवस्था में संपूर्ण सत्ता को केंद्र एवं राज्यों में संवैधानिक रूप से बांटा गया है। यहाँ सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित है और भारतीय प्रशासनिक राजनीतिक व्यवस्था विशुद्ध रूप से एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, जिसे हम राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली के नाम से भी जानते हैं, में समस्त कार्यपालिका शक्ति वास्तविक रूप से राष्ट्रपति में निहित होती है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण अमेरिका की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति विधायिका को भंग नहीं कर सकता। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में सत्ता केंद्रीकृत होती है। राष्ट्रपति ही कार्यपालिका का प्रमुख होता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति अपने मंत्रियों के चुनाव में स्वतंत्र होता है और मंत्रियों के चयन में व्यवस्थापिका की भूमिका नाम मात्र ही होती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त वाक्य हम भारत के लोग यह स्पष्ट करता है कि भारत में सत्ता का एकमात्र स्रोत जनता है, जो प्रतिनिधियों का निर्वाचन सत्ता संचालन हेतु करती है। अतः भारतीय लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों को जनता के सेवक का दर्जा प्राप्त है। भारतीय संविधान में संघ एवं राज्यों की शक्तियों को संविधान में स्पष्टतः विभाजित किया गया है। इसलिए भारतीय संविधान को परिसंघीय भी कहा जाता है। ब्रिटिश संसद को संसदों की जननी कहा जाता है। ब्रिटेन में परंपराओं के अनुरूप आवश्यक कानून बनाते हुए प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन किया जाता है, क्योंकि ब्रिटेन में लिखित संविधान का अस्तित्व नहीं है। भारतीय संविधान में एकात्मक शासन के प्रमुख लक्षणों में राज्यपाल का पद, अखिल भारतीय सेवाएं, एकल नागरिकता, आपातकालीन प्रावधान तथा राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व शामिल हैं। भारत एक गणतंत्र है। इसका आशय है कि भारतीय राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था के सर्वोच्च पद यानी कि राष्ट्रपति पर निर्वाचित
व्यक्ति आसीन होता है। राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित व्यक्ति आसीन होता है। भारतीय संविधान में संघात्मक एवं एकात्मक दोनों व्यवस्थाओं के तत्व पाए जाते हैं, परंतु भारतीय संविधान मूलतः संघात्मक है। केसी बियर ने भारत को अर्ध संघात्मक राज्य कहा है। जी ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक संतुलन स्थापित करता है। यह कथन केसी बियर का है। बी आर अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर के अनुसार संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। दोस्तों, जो शासन प्रणाली का जो रिवीजन नोट्स है वो मैंने आपके लिए तैयार कराया है। इसको बड़े ध्यान से एक बार पढ़ें और बड़े ध्यान से पढ़ने के बाद अब मैं इसके PYQ करा रहा हूँ, उनको भी बड़े ध्यान से करें। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। अब देखते हैं इसी टॉपिक के PYQ, जो कि पिछले सालों में कई एग्जाम्स के अंदर पूछे जा चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शब्द को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। तो इसमें कई स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो उसको देखते हैं। जैसे कि इसमें सही आंसर देखा जाए तो सटीक आंसर इसमें पहला है, यानी कि व्यक्तियों का एक समुदाय जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से निवास करता है और जिसकी एक संगठित सरकार है। यानी कि राज्य शब्द का सर्वोत्तम अर्थ यह हुआ कि एक ऐसा समुदाय व्यक्तियों का जो किसी के नियंत्रण में नहीं है, उनको अधिकार लेने का अधिकार, उनका अधिकार अपने निर्णय स्वयं लेने का है, वह किसी के अधिकार में नहीं है। इसलिए और अपने निश्चित स्थान पर निवास कर सकते हैं। उनका अधिकार है कि हमारी जो निवास स्थान है हम वहाँ पर निवास स्थान ग्रहण कर सकते हैं। किसी का इसमें हस्तक्षेप नहीं होगा कि कोई भी किसी व्यक्ति को उसके निवास स्थान से नहीं हटा सकता। यही बात इसमें की गई है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन का विश्लेषण देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को IAS प्री 2021 में पूछा जा चुका है। इसका विश्लेषण देखते हैं। राज्य स्टेट शब्द एक राजनीतिक संस्था या संगठन को संदर्भित करता है जिसका तात्पर्य एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से निवासित संप्रभु व्यक्तियों के समुदाय से है, जिसकी एक संगठित सरकार हो तथा वह अपने आंतरिक एवं वैदेशिक मामलों के संदर्भ में बाह्य नियंत्रण से मुक्त हो। वस्तुतः राज्य के मूलभूत प्रमुख तत्व हैं। नंबर 1 व्यक्ति, जनसंख्या अर्थात जनता। नंबर 2 सरकार या सत्ता। नंबर 3 निर्धारित सीमांकन वाला भूभाग एवं चौथा है संप्रभुता, अर्थात वह अपने घरेलू एवं बाह्य निर्णयों के संदर्भ में स्वतंत्र हो, यानी कि वह अपने निर्णय स्वयं लेता हो। किसी भी राज्य का अनिवार्य तत्व संप्रभुता होती है और इसके बिना कोई भी राज्य की श्रेणी में नहीं आता। अतः इस आधार पर विकल्प ए में दिया गया कथन राज्य को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, संप्रभुता। वैसे हम इस क्वेश्चन का विश्लेषण पिछले वाले क्वेश्चन में बड़े अच्छे तरीके से देख चुके हैं, लेकिन इसमें भी देखते हैं। राज्य के 4 आवश्यक तत्व होते हैं: जनसंख्या, भूभाग, सरकार या शासन या सत्ता और संप्रभुता। राज्य के इन चारों तत्वों में संप्रभुता सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। संप्रभुता के बिना कोई राज्य अन्य तीनों तत्वों के होते हुए भी अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से राज्य नहीं कहा जा सकता। अगला क्वेश्चन है, भारत की संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका पहला कथन है, भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है। बिल्कुल सही बात है, भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है। दूसरा कथन है, राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है। बिल्कुल गलत बात है, इसलिए सही आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहले इसका विश्लेषण देख लेते हैं। भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, लेकिन इसके कारण भारत की संप्रभुता कम नहीं होती है। राष्ट्रमंडल वास्तव में कोई वैधानिक संगठन नहीं है, बल्कि इसके सदस्यों के पारस्परिक सहयोग व सद्भावना पर आधारित संगठन है। राष्ट्रमंडल के सभी सदस्य राष्ट्र स्वतंत्र और समान हैं तथा ब्रिटिश सम्राट के प्रति निष्ठा जैसी कोई शर्त या आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि संसदात्मक शासन प्रणाली। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। शासन प्रणाली की सामान्यतः 2 पद्धतियाँ होती हैं, संसदात्मक और अध्यक्षात्मक।
भारत में ग्रेट ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका के सदस्य ही कार्यपालिका का गठन करते हैं तथा कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संसदात्मक शासन व्यवस्था में, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। अगला क्वेश्चन है, संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, पहले इस क्वेश्चन का विश्लेषण देख लेते हैं। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। भारतीय संविधान ने संसदीय शासन व्यवस्था की स्थापना की है। वह इंग्लैंड की संसदीय प्रणाली का अंगीकरण है। इस व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका का ही भाग होती है और यह विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इसमें वास्तविक कार्यपालिकीय शक्तियां प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद में निहित होती हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सटीक आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ग्रेट ब्रिटेन यूके में। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। वर्तमान में संसदात्मक शासन का स्वरूप जो कि अधिकांश देशों में प्रचलित है, सर्वप्रथम ग्रेट ब्रिटेन यूके में परिलक्षित हुआ था। पुष्पेंद्र पंत ने भी अपनी पुस्तक विश्व का इतिहास में स्पष्ट लिखा है कि ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली का आविर्भाव संसार के किसी भी देश से पहले किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू की प्रणाली है। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। भारतीय संसदीय प्रणाली में न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली है, जबकि ब्रिटेन में यह प्रणाली लागू नहीं है। इस अर्थ में भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से भिन्न है। इसके अतिरिक्त वास्तविक एवं नाममात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका सामूहिक उत्तरदायित्व तथा द्विसदनीय विधायिका भारत एवं ब्रिटेन दोनों की संसदीय प्रणालियों में लागू है। अगला क्वेश्चन है, हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, किंतु हमारा मॉडल उस मॉडल से किस प्रकार भिन्न है? तो इसमें पहला कथन दिया गया है, जहां तक विधि निर्माण का संबंध है ब्रिटिश संसद सर्वोपरि अथवा संप्रभु है, किंतु भारत में संसद की विधि निर्माण की शक्ति परिसीमित है। अगला कथन देखते हैं। कथन दूसरा है, भारत में संसद के प्रति अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान पीठ को भेजे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सटीक आंसर ऑप्शन कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका विश्लेषण देखते हैं। इस क्वेश्चन को IAS प्री 2021 में पूछा जा चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसका विश्लेषण है, ब्रिटिश मॉडल पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसदीय संप्रभुता के सिद्धांत को अपनाया गया है तथा वहां संसद ही सर्वोच्च विधि प्राधिकारी है, जो कि किसी विधि का सृजन या किसी विधि का समापन कर सकती है। दूसरी ओर भारतीय मॉडल में संवैधानिक सरकार की व्यवस्था है, जिसके तहत संसद की विधि निर्माण की शक्ति लिखित संविधान द्वारा परिसीमित है। केशवानंद भारती बाद 1973 में दिए गए ऐतिहासिक निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने यद्यपि संसद की संविधान में संशोधन की शक्ति को स्वीकार किया, तथापि यह भी निर्धारित किया कि संविधान की मूल संरचना या सांचे ढांचे में परिवर्तन करने वाला कोई संशोधन संसद द्वारा नहीं किया जा सकता। इस प्रकार कथन 1 सही है। कथन 2 भी सही है, क्योंकि भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान के अनुच्छेद 145(3) के तहत गठित की जाने वाली संविधान पीठ को भेजे जाते हैं। अनुच्छेद 145(3) में प्रावधानित है कि जिस मामले में संविधान के निर्वचन के बारे में विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्वलित है, उसका विनिश्चय करने के प्रयोजन के लिए बैठने वाले न्यायाधीशों की संख्या न्यूनतम 5 होगी। इसे ही संविधान पीठ के रूप में अभिहित किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आ रही है
तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक भी कर सकते हैं और वीडियो पर कमेंट भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सटीक आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अध्यक्षात्मक सरकार। इसका विश्लेषण है, अध्यक्षात्मक सरकार भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, जबकि संसदात्मक सरकार शासन प्रणाली, संघात्मक सरकार शासन प्रणाली तथा स्वतंत्र न्यायपालिका भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्न में से कौन सही नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, राष्ट्रपतीय पद्धति की सरकार। तो इसका विश्लेषण देख लेते हैं। इसका विश्लेषण है, भारत में राष्ट्रपतीय पद्धति की नहीं बल्कि संसदीय पद्धति की सरकार है तथा वहाँ राष्ट्रपति शासन का औपचारिक प्रमुख मात्र है। भारतीय संविधान संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था करता है तथा इसमें धर्मनिरपेक्ष राज्य और संघीय प्रणाली को अपनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका विश्लेषण देखते हैं। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। अनुच्छेद 75(3) संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडलीय व्यवस्था भी कहा जाता है। इस शासन व्यवस्था में संसद विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था होती है तथा कार्यपालिका अपने सभी कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं और कार्यपालिका तभी तक सत्तारूढ़ या कार्यरत रहती है जब तक उसे संसद लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो रहता है। अगला क्वेश्चन है, संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। इसीलिए इस क्वेश्चन का सटीक आंसर यानी कि सही आंसर ऑप्शन सी है। इसका विश्लेषण हम पिछले वाले क्वेश्चन में बड़े अच्छे तरीके से देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत संस्थागत रूप में निहित है? तो इसका पहला कथन है, मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। दूसरा है, जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं। तीसरा है, राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। इसका सटीक और बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन ए है, यानी कि कथन 1 और 2 बिल्कुल सही है, कथन तीसरा इसमें सही नहीं है। आगे देखते हैं, इस क्वेश्चन का विश्लेषण देख लेते हैं। अनुच्छेद 75(5) में उल्लेख है कि मंत्री बिना संसद सदस्य बने 6 माह से अधिक अपने पद पर नहीं रहेगा, अर्थात मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 75(3), इसलिए कथन 2 भी सही है क्योंकि लोकसभा संसद का भाग है। भारत में राज्य यानी कि राष्ट्र का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, जबकि मंत्रिमंडल की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। अगला क्वेश्चन है, सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? इस क्वेश्चन का पहले विश्लेषण देखेंगे। विश्लेषण है, शासन प्रणाली की सामान्यतः 2 पद्धतियाँ होती हैं, संसदीय और अध्यक्षीय। भारत में ग्रेट ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदीय शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका विधायिका के सदस्य ही कार्यपालिका का गठन करते हैं तथा कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है तथा न्यायपालिका कार्यपालिका एवं विधायिका के कार्यों की न्यायिक समीक्षा कर सकती है। राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता है, अतः इसका विकल्प ई सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से उस एक को चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सटीक आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि। इस क्वेश्चन को IAS प्री 2017 में पूछा जा चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का विश्लेषण देख लेते हैं। संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली या उत्तरदायी शासन प्रणाली के नाम से भी संबोधित किया जाता है। इसमें सरकार यानी कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन
जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। अतः सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करना ही मंत्रिमंडलीय स्वरूप की सरकार या संसदीय सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ निहित होती है। इसका सटीक और बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, राष्ट्रपति में। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। राष्ट्रपति शासन पद्धति में समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती हैं तथा इनका प्रयोग वह विधायिका से पृथक और स्वतंत्र रूप से स्वयं या अपने द्वारा चयनित मंत्रियों के माध्यम से करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। पहले इसमें कथन देखते हैं। पहला कथन है, यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। दूसरा है, इसमें संसदात्मक रूप ही सरकार है। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है। तीसरा है, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। और चौथा है, यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। इसमें ऑप्शन बी बिल्कुल सटीक आंसर है। 1, 2 और 3 कथन बिल्कुल सही है, चौथा कथन सही नहीं है। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। लोकतंत्रात्मक गणतंत्र, संसदात्मक सरकार एवं सर्वोच्च सत्ता का जनता में निहित होना भारत की राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है। तथापि यह एक एकीकृत शक्ति यूनिफाइड अथॉरिटी का प्रावधान करती है। बल्कि सत्ता को केंद्र एवं राज्यों में विभाजित किया गया है, यानी कि किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया है इसमें, भारत एक लोकतंत्रात्मक राज्य व्यवस्था है। दूसरा है, भारत एक प्रभुत्ता संपन्न राज्य है। तीसरा है, भारत में लोकतांत्रिक समाज है। और चौथा है, भारत एक कल्याणकारी राज्य है। इसमें जो चारों की चारों ऑप्शन है बिल्कुल सही हैं, इसलिए इसका सही और सटीक आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। भारतीय संविधान के तहत भारत में एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है तथा यह एक प्रभुता संपन्न राज्य है। नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा संविधान निर्माताओं ने कल्याणकारी राज्य की संकल्पना को भी अभिव्यक्त किया है। साथ ही भारतीय समाज को भी लोकतांत्रिक माना जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है। इसका सही और सटीक आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि सत्तावादी सरकार। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। भारतीय शासन प्रणाली में शासन का संचालन संविधान के प्रावधानों के अनुरूप होता है। भारत में विधि का शासन है, यहाँ गणतंत्र है ना कि राजतंत्र। प्रत्येक 5 वर्ष के उपरांत जनता अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन कर संविधान संगत लोकतांत्रिक सरकार का गठन करती है, यहाँ सत्तावादी सरकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है। इसका सही और सटीक आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भारतीय संविधान से। इसका विश्लेषण देखते हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के प्राधिकार का स्रोत भारत का संविधान है। संघीय शासन प्रणाली के अनुरूप केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी, प्रशासनिक और आर्थिक शक्तियों का विभाजन भारतीय संविधान में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संवैधानिक सरकार का आशय क्या है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। संवैधानिक सरकार से आशय ऐसी सरकार से है जो किसी संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो। संवैधानिक सरकार की शक्तियां संविधान के तहत परिसीमित होती हैं तथा सरकार अपने प्राधिकार या शक्तियों के प्रयोग में संविधान की मौलिक संरचना का उल्लंघन नहीं कर सकती है। संवैधानिक सरकार की व्यवस्था में सरकार यथा भारत में केंद्र एवं राज्य सरकारों के प्राधिकार का स्रोत संविधान होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। इसमें पहला कथन दिया है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा कथन है, इसमें आर कारण दिया है, भारत का अपना एक संविधान है। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। इस क्वेश्चन को यूपीपीसीएस प्री 2017 में पूछा जा चुका है। इसका विश्लेषण देखते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इसका प्रमाण संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना के प्रारंभिक शब्दों हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए से प्रदर्शित होता है। लोकतंत्र शासन का वह रूप होता है जिसमें सभी महत्वपूर्ण निर्णय जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त रूप से किए जाते हैं। भारत में भी शासन के लोकतांत्रिक रूप को अपनाया गया है। भारत का अपना लिखित संविधान है जो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अतः अभिकथन ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लाल फीताशाही। इसका विश्लेषण देखते हैं। लाल फीताशाही सुशासन की विशेषता नहीं है, जबकि हिस्सेदारी, जवाबदेही, पारदर्शिता, कानून का नियम, सर्वसम्मति से निर्णय लेना, दक्षता एवं प्रभावशीलता आदि सुशासन की विशेषताएं हैं। अगला क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। इसका विश्लेषण देखते हैं। कल्याणकारी राज्य नागरिकों के विशेष रूप से कमजोर वर्ग के नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक, सोशियो इकोनॉमिक विकास के लिए सतत प्रयत्नशील रहता है। नागरिकों का वह वर्ग जो सामाजिक आर्थिक रूप से सुदृढ़ है, अपना कल्याण स्वयं कर सकता है, उसे किसी विशेष संरक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। यही कारण है कि भारत में मलाईदार परत यानी कि क्रीमी लेयर को अर्थात पिछड़ों में अगड़ों को लोक नियोजन में आरक्षण प्रदान नहीं किया गया है। हाल ही में शुरू हुई प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना भी सभी किसानों के लिए नहीं बल्कि सिर्फ छोटे किसानों के लिए है। संघ सरकार और राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही अन्य विभिन्न विशेषताओं के लक्षित नागरिक समूहों की पहचान से भी यह स्पष्ट हो जाता है कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के केंद्र में वंचित वर्ग ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, यह वक्तव्य किस धारणा की व्याख्या करता है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कल्याणकारी राज्य। इसका विश्लेषण है, राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, यह वक्तव्य कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की व्याख्या करता है। कल्याणकारी राज्य की सरकार समग्र विकास और प्रगति की व्यापक और अधिक धनात्मक आवश्यकताओं से संदर्भित होकर कार्य करती है तथा मात्र शांति बनाए रखना, विवादों का समाधान और आवश्यक सेवाओं को उपलब्ध कराने तक ही उसका कार्य सीमित नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, साम्यवादी राज्य। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य, राजनीतिक समानता, न्याय, पंथ निरपेक्षता, लोकतंत्रात्मक गणराज्य आदि दर्शनों को आत्मसात किया गया है, किंतु साम्यवादी राज्य के दर्शन का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। समाजवादी राज्य एवं राजनीतिक समानता, न्याय का उल्लेख हमें उद्देशिका में मिलता है। कल्याणकारी राज्य का दर्शन संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत सन्निहित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। भारत में संसदात्मक प्रजातंत्र को अपनाया गया है। संसदात्मक प्रजातंत्र में शक्ति मूलतः जनता में निहित होती है। संसद में जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शासन सत्ता का संचालन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? इसका सटीक और सही आंसर ऑप्शन ए है, यानी कि जनता है। इसका विश्लेषण देखते हैं। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत देश की जनता है, क्योंकि भारत का संविधान आरंभ होता है हम भारत के लोग के साथ ही भारत एक लोकतंत्रात्मक राज्य है, अर्थात भारत में राज सत्ता जनता में निहित है। जनता को अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने का अधिकार है, जो जनता के स्वामी ना होकर सेवक हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? इसका सही और सटीक आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एकल कार्यपालिका। इसका विश्लेषण है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है एकल कार्यपालिका। इसमें सत्ता केंद्रीकृत होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहले इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी है, यानी कि ऊपर वर्णित सभी तथ्य सही हैं, यानी कि पहला है इसमें कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है, यह बात भी बिल्कुल सही है। और तीसरा है, राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता, यह बात भी बिल्कुल सही है। इसलिए इस क्वेश्चन का सटीक और सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है कि कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपनी मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं अपने विवेक के आधार पर करता है तथा राष्ट्रपति व्यवस्थापिका संसद को भंग नहीं कर सकता, अतः उपयुक्त तीनों विकल्पों के कथन सही है। अगला क्वेश्चन है, अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। इस क्वेश्चन का विश्लेषण देख लेते हैं।
अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का उदय सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। इस शासन प्रणाली में प्रमुख कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। वह लोगों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है। इस शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका से पृथक होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, इसमें ऑप्शन सी बिल्कुल सटीक आंसर है, जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। इसका ऑप्शन सी सही है, इसलिए इसका विश्लेषण देख लेते हैं। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने एवं बदलने का अधिकार है, अर्थात जनता अपने मतदान के अधिकार के द्वारा ही प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और ये प्रतिनिधि ही शासन सत्ता का संचालन करते हैं। जब ये प्रतिनिधि जनता के कल्याण एवं शासन सत्ता का संचालन सही उचित तरीके से नहीं करते, तब जनता चुनावों समय पर चुनाव होते रहते हैं के माध्यम से सत्तारूढ़ दल सरकार को पराजित कर हटा देती है। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह क्रियाशील बनता है। इस क्वेश्चन का सटीक और सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को। यानी कि लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह क्रियाशील बनाता है साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को क्रियाशील बनाता है। लोकतंत्र में सामान्य नागरिकों की समुदाय में पर्याप्त भागीदारी की अपेक्षा होती है। एक अच्छे नागरिक की सक्रिय भागीदारी स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। चूँकि लोकतंत्र को अच्छे नागरिक की ज़रूरत होती है, इसलिए वह अच्छे व्यक्ति का विकास करता है। लोकतांत्रिक नागरिकता एवं बौद्धिक कार्य है जिसमें आम लोगों को राजनीतिक मुद्दों और उम्मीदवारों के बारे में निरंतर निर्णय लेने की ज़रूरत होती है। इन निर्णयों के लिए नागरिक एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं और अपनी बुद्धि विकसित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है। इस क्वेश्चन का सटीक और सही आंसर ऑप्शन सी होगा, यानी कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। इस क्वेश्चन का विश्लेषण देख लेते हैं। गणतंत्र का आशय है राष्ट्र का प्रधान निर्वाचित प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष होता है, वह वंशानुगत नहीं हो सकता। भारत में राष्ट्र का प्रधान अर्थात राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। इस प्रकार भारत एक गणतंत्र राष्ट्र है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत एक गणतंत्र है, इसमें अंतर्निहित है। इसका सटीक और सही आंसर ऑप्शन ए होगा, राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है, यानी कि वंशानुगत नहीं होता है। इसको चुनाव के द्वारा चुना जाता है। इसका विश्लेषण हम पिछले वाले क्वेश्चन में एक बेहतरीन तरीके से देख चुके हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किनसे विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। इसका सही और सटीक आंसर ऑप्शन डी होगा, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। कोई राज्य संघात्मक है अथवा एकात्मक, यह संविधान द्वारा संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन के आधार पर जाना जाता है। यदि संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन है तो उस राज्य को संघीय राज्य कहा जाता है। भारत का संविधान परिसंघीय है क्योंकि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कैसा है। इस क्वेश्चन का सटीक और सही आंसर ऑप्शन डी है, यानी कि कुछ तो कठोर है और कुछ लचीला है, यानी कि अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। अगर इस क्वेश्चन का विश्लेषण देखता हूँ तो विश्लेषण क्या कहता है, भारतीय संविधान को कठोर और नम्य का मिश्रण माना जाता है। अतः यह अंशतः कठोर और अंशतः लचीला संविधान है। इसके कतिपय उपबंधों को संसद द्वारा साधारण बहुमत से ही संशोधित किया जा सकता है, जबकि कुछ उपबंधों के संशोधन के लिए अनुच्छेद 368 के अधीन 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। साथ ही कुछ विशिष्ट उपबंधों के संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत के अतिरिक्त आधे से अन्यून राज्यों का अनुसमर्थन भी आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, न्यायिक समीक्षा। इसका विश्लेषण देखते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। ब्रिटिश संसद लिखित संविधान के अभाव में संप्रभु निकाय है, जबकि भारतीय संसद की शक्तियाँ एवं कार्यपालिका कार्यप्रणाली संविधान की सीमाओं के अधीन है, जिनकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है।
अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और अंत में दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें कथन ए है, भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है। बिल्कुल सही बात। दूसरा कारण है इसमें, उसने एक बहुशक्तिशाली केंद्र की रचना की है। ये बात भी बिल्कुल सही है। अगर मैं इसके आंसर की बात करूँ तो इसका सटीक आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण यानी कि सही व्याख्या नहीं करता है। इसलिए इस क्वेश्चन का सटीक और सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का विश्लेषण देख लेते हैं। भारतीय संविधान एक संघीय प्रणाली का प्रावधान करता है क्योंकि केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का स्पष्टतः विभाजन है। यद्यपि यह पूर्ण संघ नहीं है क्योंकि इसके कई प्रावधान एक शक्तिशाली केंद्र की रचना करते हैं। अतः ए और आर दोनों सही हैं, किंतु कारण कथन का स्पष्टीकरण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इस कथन ए है, इसमें भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है। दूसरा कारण है इसमें, भारत एक संघीय राज्य नहीं है। अगर इसके सटीक और सही आंसर की बात करूं तो इसका ऑप्शन सी सही है, यानी कि आर सही है ए सही है परंतु आर गलत है। इसका विश्लेषण हम पिछले वाले क्वेश्चन में बड़े अच्छे तरीके से देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य विशेषता है जो यह दर्शाती है कि उसका स्वरूप संघीय है? तो इसका सही और सटीक आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है। इस क्वेश्चन को 2021 में IAS प्री में यानी कि IAS प्री में पूछा जा चुका है। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था के संघीय लक्षणों में प्रमुख हैं लिखित एवं कठोर संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, केंद्र एवं राज्यों में शक्तियों का वितरण, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, दो सदनीय संसद आदि। इसमें से न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सुरक्षित होना संघीय प्रणाली की अनिवार्य शर्त है, क्योंकि न्यायपालिका के पास ही संविधान की व्याख्या की शक्ति होती है ताकि संघीय संरचना में संविधान के मूलभूत प्रावधानों को केंद्र द्वारा एक पक्षीय रूप से परिवर्तित न किया जा सके। भारतीय संविधान के तहत केंद्र एवं राज्यों के बीच विवादों के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय को आरंभिक अधिकारता प्राप्त है। ज्ञातव्य है कि भारतीय संसद के उच्च सदन राज्यसभा में राज्यों संगठक इकाइयों के निर्वाचित प्रतिनिधि होना भी भारतीय राज्य व्यवस्था के संघीय स्वरूप को दर्शाता है। तथापि न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिखित संविधान के तहत सुरक्षित होने को ही प्रश्नगत विकल्पों में भारतीय राज्य व्यवस्था के संघीय स्वरूप को दर्शाने वाली अनिवार्य विशेषता मानना समुचित उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एकहरी नागरिकता। इसका विश्लेषण है, एकहरी नागरिकता भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। भारतीय संविधान में एकात्मक और संघात्मक दोनों ही विशेषताएं मौजूद हैं। भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षणों में लिखित संविधान, कठोर संविधान, केंद्र तथा राज्यों में शक्तियों का वितरण, न्यायपालिका की सर्वोच्चता एवं स्वतंत्रता, दो सदनीय विधानमंडल आदि हैं। जबकि एकात्मक लक्षणों के अंतर्गत एकल नागरिकता, राज्यपालों की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति, आपातकाल की घोषणा, समझौतों को लागू करने में संसद की शक्ति आदि का उल्लेख किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघीय व्यवस्था में कौन से एकात्मक तत्व पाए जाते हैं? तो इसमें पहला है लिखित संविधान, दूसरा है कठोर संविधान, तीसरा है संविधान की सर्वोच्चता और चौथा है राज्यपाल की नियुक्ति और पांचवा है शक्तियों का विकेंद्रीकरण, छठवां है राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति, सातवां है संवैधानिक संकट और आठवां है एक सर्वोच्च न्यायालय। तो इसमें कई कथन स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि 4 और इसका 6 और 7, 4, 6, 7 इसमें सही है और सभी गलत हैं। तो इसका विश्लेषण देख लेते हैं, यानी कि ये क्या पूछ रहा था क्वेश्चन में, तत्व पाए जाते हैं। तो इसमें क्या दिया है, इसमें स्टेटमेंट नंबर ऑप्शन नंबर डी सही है, 4 और आपका 6 और आपका 7 ये सही है। बहुत ही लंबा क्वेश्चन, बहुत ही सोचने लायक क्वेश्चन है ये। इसका विश्लेषण देखते हैं। विकल्प डी सही उत्तर है। दिए गए सभी तत्वों में से क्रम संख्या यानी कि क्रम के रूप में दर्शाया गया है 4, 6 और 7 पर उल्लिखित तत्व ही भारतीय परिसंघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व यूनिटरी एलिमेंट्स यानी फीचर्स हैं। क्रम संख्या 1, 2 और 3 पर उल्लिखित सभी तत्व परिसंघीय व्यवस्था फेडरल सिस्टम के अनिवार्य तत्व है। क्रम संख्या 5 पर उल्लिखित है तत्व को यदि हम शक्तियों के विभाजन के पर्यायवाची के रूप में ले तो वह तत्व परिसंघीय व्यवस्था का
कारक तत्व अर्थात सर्वाधिक आधारभूत तत्व है। परिसंघीय व्यवस्था के अन्य सभी तत्व इसी तत्व से निकले हैं। हमारी राज्य व्यवस्था आधारिक रूप से परिसंघीय है, परंतु वह संघ सरकार यूनियन गवर्नमेंट की तरफ झुकी हुई है। राज्यपालों की नियुक्ति एवं अन्य कतिपय उपबंध राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता संबंधी उपबंध अनुच्छेद 356 एवं 357 संवर्ती सूची और उसमें प्रकटित विषयों पर संघ की अध्यारोही विधायी शक्ति अनुच्छेद 254 राज्यों का नाम और भूगोल राज्य क्षेत्र बदलने की संसद की शक्ति अनुच्छेद 3 एवं 4 राज्यों की कमजोर वित्तीय शक्तियाँ संविधान संशोधन में राज्यों की अपेक्षाकृत निर्बल भूमिका अनुच्छेद 368 अखिल भारतीय सेवा संबंधी संवैधानिक व अन्य विधिक उपबंध राज्यसभा में राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व एवं संबंधित राज्य का हित सुनिश्चित करने में राज्यसभा की कमजोर भूमिका जैसे संवैधानिक लक्षण हमारी राज्य व्यवस्था के एकात्मक तत्व हैं, जिनके कारण हमारा संविधान पूर्ववर्ती परिसंघीय संविधानों से सुभिन्न हो जाता है। बहुत ही लंबा एक विश्लेषण दिया गया है, इसको बड़े ध्यान से पढ़ें। इसमें कई क्वेश्चनों के आंसर बड़े गहरे रूप से छिपे हुए हैं और बहुत ही गहरी बात इसमें लिखी गई है। इसको अगर आप बड़े ध्यान से समझेंगे तभी आपकी समझ में आ जाएगा। तो आगे देखते हैं दोस्तों। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल ज्वाइन विद रोज घाटशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं। ये भी एक लंबा ही क्वेश्चन है और जिसका जो विश्लेषण है वो पिछले वाले विश्लेषण का सेम है। इसमें दिया गया है पहला शक्तियों का यानी कि इसमें कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है, तो इसमें पहला दिया है शक्तियों का विकेंद्रीकरण, दूसरा दिया है राज्यपालों की नियुक्ति, तीसरा दिया है राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, चौथा दिया है न्यायिक पुनरावलोकन, और पाँचवा दिया है अखिल भारतीय सेवाएं, और छठवां दिया है द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। बहुत ही गहरा और बहुत ही कठिन क्वेश्चन है, इसको बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। स्टेटमेंट को पिछले वाले जो विश्लेषण है उसको ध्यान से पढ़ के इसका सही तरीके से जवाब दिया जा सकता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 2, 3 और 5 इसका सही है। आगे देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आगे आ रहे हैं, या कि यूपीपीसीएस और आईएएस से संबंधित क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। यानी कि स्टेटमेंट दिया होगा और उसमें इतनी गहरी बात छिपी होगी कि अगर आपने डीपली पढ़ाई की है तभी आप उस क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे, नहीं तो आप नहीं दे सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि वन डे एग्ज़ाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो भी आपके लिए ये जो क्वेश्चन हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि यहाँ से आगे आने वाले दौर में कंपटीशन के ज़माने में अब वन लाइनर क्वेश्चन का कोई महत्व नहीं रहा है। अब ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर पूछे जा रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। तो उस कंपटीशन को फेल करने का केवल एक ही तरीका है आयोगों के पास कि वह अधिक से अधिक एक हार्ड क्वेश्चन बना के एग्ज़ाम के अंदर पूछें। इसलिए बड़े ध्यान से अगर आपने घटना चक्र की सीरीज़ को तैयार कर लिया तो इसके अंदर क्वेश्चन के साथ साथ जो विश्लेषण दिया गया होता है उस विश्लेषण में बड़ी गहरी बात और एक क्वेश्चन के साथ कई क्वेश्चनों के आंसर दे दिए होते हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात तो विश्लेषण ही होता है, क्योंकि क्वेश्चन तो हर जगह मिल जाएंगे आपको, लेकिन उनका विश्लेषण सहित क्वेश्चन आंसर केवल घटना चक्र की सीरीज में ही मिलेगा। इसलिए आप घटना चक्र की सीरीज को बड़े ध्यान से तैयार करें। अगर आपने एक बार घटना चक्र की सीरीज़ों को तैयार कर लिया, यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और आपका जनरल साइंस वगैरह जो भी सब्जेक्ट यानी कि 8 सीरीज़ें इसकी, उन सभी 8 सीरीज़ों को घटना चक्र की जो दी गई हैं उनको आप तैयार कर लीजिए बेहतरीन तरीके से, तो आप जीएस के अंदर मुझे नहीं लगता कि मात खाएंगे। जीएस के अंदर आपका स्कोर हमेशा एक बेहतरीन स्कोर रहेगा। इसलिए इस घटना चक्र की सीरीज को बड़े अच्छे ढंग से तैयार करें। अगला क्वेश्चन है, भारत में संघीय व्यवस्था से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है। इसमें पहला कथन है, संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है। दूसरा कथन है इसमें एकात्मक झुकाव का उसमें सशक्त मिश्रण है। तीसरा है दोनों संघ तथा राज्य विधायिकाएँ प्रभुता संपन्न हैं। चौथा है विधायकीय वित्तीय तथा न्यायिक शक्तियाँ संघ तथा उसकी इकाइयों के मध्य विभाजित कर दी गई हैं। तो इस क्वेश्चन का सटीक और सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि केवल 1 और 2 कथन सही हैं। इस क्वेश्चन का विश्लेषण देखते हैं। भारतीय संविधान द्वारा शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना की गई है, तथापि एकल नागरिकता और केंद्र की राज्यों की तुलना में अधिक शक्तियाँ इसे एकात्मक झुकाव प्रदान करते हैं। इस प्रकार कथन 1 और कथन 2 सही हैं। कथन 3 एवं कथन 4 गलत हैं, क्योंकि राज्य विधायिकाएँ रक्षा एवं वैदेशिक मामलों सहित अनेक संदर्भों में केंद्र से अलग नहीं हैं और साथ ही यहाँ न्यायिक शक्तियों का सोपानबद्ध क्रम है।
संघ एवं राज्यों के मध्य विभाजन नहीं है। दोस्तों आपको एक बात और बता दूं, इसमें जो शासन प्रणाली वाला टॉपिक है ना, वहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहीं से क्वेश्चन टफ पूछे जाते हैं। और जो एस्पिरेंट होते हैं, यानी कि जो सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट होते हैं, या कोई भी स्टूडेंट हो किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, तो उसको इस टॉपिक से क्वेश्चन हल करने में बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि यह एक डीपली क्वेश्चन पूछने वाला टॉपिक है। और इस टॉपिक को अधिकतर जो टीचर वगैरह होते हैं वो इतने अच्छे तरीके से नहीं एक्सप्लेन कर पाते हैं। जो वास्तव में अच्छी जानकारी रखता होगा विषय की, इस टॉपिक के बारे में नहीं, विषय की जानकारी तो हर टीचर रखता है, लेकिन इस टॉपिक की जानकारी जिसको बहुत गहरी होगी वही समझा पाएगा। और यही एक टॉपिक मुझे लगता है पूरी पॉलिटी के अंदर यही टॉपिक मुझे भी लगता है कि वास्तव में यह एक टफ टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछने का तरीका एग्जाम में कुछ भी हो सकता है। आपको यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आएगा ना, तो कुछ ना कुछ उसमें गहराई छिपी होगी। इसलिए इस टॉपिक को भी बड़े अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। एक अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ मैं इस चीज़ को। अगर आप वास्तव में पढ़ाई कर रहे हैं तो इस टॉपिक को एक अच्छी तरीके से तैयार करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसमें पहला कथन है भारत का राष्ट्रपति परोक्षतः निर्वाचित होता है। दूसरा कारण है इसमें आर, भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है। तो इसमें जो कथन ए है वो बात भी बिल्कुल सही है, और जो आर है कारण वो बात भी बिल्कुल सही है, और जो आर है एक ही स्पष्टीकरण भी करता है, उसकी व्याख्या भी सही तरीके से कर रहा है। तो इसका विश्लेषण देख लेते हैं। भारत का राष्ट्रपति परोक्षतः अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट रूप से निर्वाचित होता है। भारत की संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है, जिसमें कोई आनुवंशिक शासक नहीं होता है, तथा राज्य के सभी प्राधिकारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। इस प्रकार कथन ए तथा कारण दोनों सही हैं, और कारण ए कथन एक का सही स्पष्टीकरण करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर पसंद आ रही होगी वीडियो तो आप लाइक तो कर ही देंगे और कमेंट भी कर सकते हैं। और मैं इसी प्रकार की पॉलिटी की, हिस्ट्री की जो अन्य सीरीज घटना चक्र की दी गई हैं, उन सभी सीरीज़ों की वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। आप मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं आपकी हेल्प करूँगा। आपको कहीं से कोई भी बुक जीएस की पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल मेरे चैनल पर विश्वास करना है। और जो कंटेंट मैं आपके लिए करा रहा हूँ, जिस बुक को मैं आपके लिए करा रहा हूँ, वो एक ऑथेंटिक बुक और एक ऐसी बुक है, अगर आप, मैं क्या कहूँ, इसका मेरे पास शब्द नहीं है इस बुक की प्रशंसा करने के लिए, क्योंकि ये बुक वास्तव में तैयारी का एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। अगर जीएस की तैयारी करनी है तो एक बेहतरीन विकल्प घटना चक्र की पूर्वावलोकन, बहुत बेहतरीन सीरीज़ हैं। इनको आप एक अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। मैं किसी बुक का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ। जिस तरीके से मैं क्वेश्चनों को देखता हूँ एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, वो सारे के सारे एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी इसी घटना चक्र की सीरीज़ में छिपे रहते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से, और ज़्यादातर क्वेश्चन डायरेक्ट ही आते हैं सीरीज़ से। तो प्लीज़ आप घटना चक्र की सीरीज़ को फॉलो करते रहें और मेरा चैनल भी फॉलो करते रहें, आपको बेहतरीन तैयारी मिलेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन है, यानी कि भारत में संघीय व्यवस्था से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें पहला कथन है, देख कह रहा हूँ ना, इस टॉपिक से वो इतने महत्वपूर्ण और इतने गहरे क्वेश्चन पूछता है कि अच्छा स्टूडेंट उनका दिमाग चकरा जाता है कि इसने पूछ क्या लिया है। इसमें पहला कथन दिया है, संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है। दूसरा है एकात्मक झुकाव का उसमें सशक्त मिश्रण है। दोस्तों इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए करा चुका हूँ। तो आगे ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 यानी कि 48 है। इसको देखते हैं। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। इसमें पहला कथन है, राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवंत रक्त हैं। दूसरा इसमें कारण दिया है, लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं। अगर मैं इसके सही आंसर की बात करूं आपसे, तो इसका सटीक और सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जैसे कि ए और आर दोनों सही हैं, तथा आर ए की का सही स्पष्टीकरण करता है। तो इस क्वेश्चन का विश्लेषण करते हैं। राजनीतिक दलों को लोकतंत्र का जीवन रक्त कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है इसमें, क्योंकि राजनीतिक दल लोकतांत्रिक प्रणाली के अंतर्गत चुनाव में भागीदारी सरकार का निर्माण व नागरिकों में राजनीतिक सहभागिता का प्रशिक्षण एवं अवसर प्रदान करते हैं। यह भी सत्य है कि लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं। अतः प्रश्न में दिए गए कथन एवं कारण दोनों सही हैं, तथा कारण कथन का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया। तो इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर अगर देखा जाए तो ऑप्शन ए भी सही है और इसका ऑप्शन डी भी सही है। यानी कि ऐसे डांगे ने
एवं जयप्रकाश नारायण ने इस चीज़ को प्रस्तावित किया था। जैसे कि इसमें विश्लेषण दिया गया है, महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण ने दल विहीन प्रजातंत्र का समर्थन किया। ये दलीय व्यवस्था के दोषों के कारण दल विहीन लोकतंत्र एवं सहभागी लोकतंत्र के समर्थक थे। अगला क्वेश्चन है, कथन दिया है इसमें ए, भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य इसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना था। इसमें कारण आर दिया है, विविधताओं के समंजन से एक सशक्त ना कि कमज़ोर भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण हुआ है। अगर मैं इस क्वेश्चन के सही आंसर की बात करूं तो विकल्प 20 में सही हो जाएगा। ए और आर दोनों अपने आप में सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। इस क्वेश्चन का विश्लेषण देखते हैं। सबसे बड़ी बात इस सीरीज की एक ही है दोस्तों, विश्लेषण में आपको एक क्वेश्चन के साथ कम से कम 4 क्वेश्चन के आंसर मिलते हैं। अगर आप विश्लेषण को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ से आपको बड़ी अच्छी तैयारी के साथ साथ पॉइंट भी मिलेंगे कि क्वेश्चन के आंसर और क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं और क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, वो चीज़ यहाँ से मिलती है आपको। तो इसका विश्लेषण देखते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के तहत भारत राज्यों का संघ है, जिसमें वर्तमान में 28 राज्य तथा 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। संघात्मक संरचना में शक्तियों का बंटवारा संघ तथा राज्यों के मध्य किया गया है। संघ को राज्यों की तुलना में अधिक शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य उसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना है, जिसके कारण विविधताओं के समंजन में एक सशक्त भारतीय राष्ट्र का निर्माण हुआ है। इस प्रकार प्रश्नगत कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर माना गया है। दोस्तों, आप एक चीज़ भी ऑब्जर्व कर रहे होंगे, इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, वास्तव में टफ क्वेश्चन ही पूछे गए हैं। सारे के सारे क्वेश्चन ही स्टेटमेंट बेस्ड तरीके से पूछे गए हैं। तभी तो कहते हैं कि कह रहा हूँ इस टॉपिक को बड़ी अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए आप। बड़े गहरे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। नीचे दिए गए 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर माना गया है। इसमें पहला कथन कहता है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप में पाए जाते हैं। कारण दिया गया है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैलियों जैसे कि आधुनिक शैली, परंपरागत शैली तथा संत शैली के तत्व समाहित है। अगर मैं इस क्वेश्चन के सटीक और सही आंसर की बात करूं तो इस क्वेश्चन का सटीक और सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। इस क्वेश्चन का अगर विश्लेषण की बात करते हैं, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में मौर्य काल से लेकर आधुनिक युग तक अपने विशिष्ट तत्व मूर्त रूप में आज भी विद्यमान है। यद्यपि विभिन्न युगों एवं काल से निरंतर एवं परिवर्तनशील भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में आधुनिक शैली, परंपरागत शैली एवं संत शैली के तत्व समाहित हैं। स्पष्ट है कि कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण कथन की पुष्टि करता है। अगला क्वेश्चन कहता है, कथन ए, महिलाएं, दलित, निर्धन एवं अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं। और कारण आर कहता है, भारत में लोकतंत्र अधिक आत्मसम्मान की कामना का वाहक बनकर उभरा है। अगर मैं इसके आंसर की बात करता हूँ, इसमें आंसर दिया गया है आपका कथन ए, यानी कि ए इसमें बिल्कुल सही है, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। महिलाएं, दलित, निर्धन तथा अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं, क्योंकि लोकतंत्र उनके व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा कर उनके आत्मसम्मान तथा गरिमा को बढ़ाता है। इस प्रकार कथन ए तथा आर दोनों सही हैं। आर इसकी सही व्याख्या भी करता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के वृहद होने के कारण हैं। तो पहले इसका विश्लेषण देखेंगे। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा विस्तृत यानी कि सबसे बड़ा संविधान है। इसके वृहद होने का कोई एक कारण नहीं है, बल्कि उपरोक्त सभी कारणों से संविधान का स्वरूप बृहदाकार हो गया, यानी कि बड़ा हो गया है। अतः सभी विकल्पों में कोई एक सत्य नहीं है, बल्कि सभी सत्य हैं। इसलिए इसका सही आंसर नहीं पता चल सकता इसके आधार पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें देखते हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। अगर मैं इसके विश्लेषण की बात करता हूं, तो विश्लेषण में कहा गया है कि
अमेरिका के संविधान में संघीय प्रणाली का उल्लेख स्पष्ट है। भारत के संविधान में भारत को राज्यों का संघ बताया गया है, किंतु संविधान के कतिपय प्रावधान राज्यों की अपेक्षा केंद्रों को ज़्यादा शक्तिशाली बनाने पर जोर देते हैं। इसमें कुछ विद्वान भारत के संविधान को संघात्मक एवं एकात्मक प्रणालियों का मिश्रण मानते हैं, किंतु भारतीय संविधान एकात्मक प्रणाली का लक्षण लिए हुए मूल रूप से संघीय संविधान है, ऐसा मानना ज़्यादा उचित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है। इसका विश्लेषण देखते हैं। भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषताओं में लिखित संविधान का होना, संविधान की सर्वोच्चता, शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र न्यायपालिका, दो सदनीय विधायिका, राज्यों का राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, द्विस्तरीय सरकार आदि शामिल हैं। जबकि भारतीय संघ की स्थापना संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच किसी सहमति या समझौते द्वारा नहीं हुई है तथा भारतीय संघ से राज्यों इकाइयों को अलग होने का अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में उल्लेखित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। अतः विकल्प डी भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है, यह अमेरिकी संघवाद की विशेषता है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, इसमें भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्धसंघात्मक कहा जाता है। दूसरा इसमें कारण है, भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अधिकार प्राप्त है। तो इसमें सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर एक की सही व्याख्या नहीं करता है। इसका विश्लेषण देखते हैं दोस्तों। इसके जो विश्लेषण है बहुत लंबे विश्लेषण हैं, इनको बड़े ध्यान से तैयार करें आप। भारत के संविधान का वर्णन विभिन्न प्रकार से किया गया है। इसे अर्ध परिसंघीय कहा गया है, इसे परिसंघीय किंतु प्रबल एकात्मक अथवा केंद्र समर्थक भी कहा गया है। संरचना में परिसंघीय किंतु भावना में एकात्मक, सामान्य स्थिति में परिसंघीय किंतु आपात स्थिति आदि के दौरान पूर्णतया एकात्मक रूप में परिवर्तित हो जाने के इसके गुण के कारण ही इसे अर्धसंघात्मक कहा जाता है। भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान है तथा सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति प्राप्त है। संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों यथा अनुच्छेद 13, 32, 131, 136, 141, 143, 226, 227, 245, 246 तथा 372 आदि के उपबंध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से न्यायपालिका को न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति प्रदान करते हैं। इस प्रकार प्रश्नगत कथन एवं कारण दोनों सही हैं, किंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, कारण ए, भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है। कारण है, इसमें भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक। तो इसका सही और सटीक आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। इस क्वेश्चन का विश्लेषण देख लेते हैं। भारत के संविधान का वर्णन विभिन्न प्रकार से किया गया है। इसे अर्ध परिसंघीय कहा गया है, इसे परिसंघीय किंतु प्रबल एकात्मक अथवा केंद्र समर्थक भी कहा गया है। इसे संरचना में परिसंघीय किंतु भावना में एकात्मक, सामान्य स्थिति में परिसंघीय किंतु आपात स्थिति आदि के दौरान पूर्णतया एकात्मक रूप में परिवर्तित किया जा सकने वाला कहा गया है। भारतीय संविधान मूलतः बेसिकली संघात्मक है, परंतु उसमें केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति प्रबल है। इस मत का समर्थन संविधानविद दुर्गादास बसु भी कहते हैं। वस्तुतः भारतीय संविधान ना तो पूर्णतः संघात्मक है और ना ही पूर्णतः एकात्मक, और इसी कारण इसे अर्धसंघात्मक भी कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर ऑप्शन ई है, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर मेरी मेहनत और मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। सॉरी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को सहकारी संघवाद किसने कहा है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जी ऑस्टिन ए। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रकृति संघात्मक है या एकात्मक, इसके संबंध में विद्वानों में मतभेद है, कुछ विद्वान इसे संघात्मक संविधान की संज्ञा देते हैं, जबकि कुछ विद्वान इसे एकात्मक संविधान मानते हैं। जी ऑस्टिन के अनुसार भारत का संविधान सहकारी परिसंघीय संविधान है।
जबकि के.सी. वियर के अनुसार भारत का संविधान अर्धसंघीय है। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था भारत अर्धसंघात्मक राज्य है? तो इसका सही और सटीक आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, के.सी. वियर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन में से निम्नलिखित कथन किसका है? तो ये कथन क्या है? भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, के.सी. वियर। इस क्वेश्चन का विश्लेषण है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया के संदर्भ में भारतीय संविधान के लिए उपयुक्त कथन के.सी. वियर का है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका कथन है कि संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? इसका सही और सटीक आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने यह स्वीकार किया था कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है तथा यह एकीकृत और संघात्मक दोनों ही है। अगला क्वेश्चन है, मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया है? इसका सही और सटीक आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हर्बर्ट साइमन ने। आगे देखते हैं इसका विश्लेषण। हर्बर्ट ए साइमन ने मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को असंगत और अस्पष्ट मानते हुए अस्वीकार किया है, जबकि ड्वाइट बाल्डलो, फ्रैंक मैरिनी और F.W. रिंग्स ने मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को स्वीकार किया है। अगला क्वेश्चन है, विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिंबित करता है? इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को IAS प्री 2018 में पूछा जा चुका है। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। यह कथन विधि तथा स्वाधीनता के मध्य सबसे उपयुक्त संबंध को दर्शाता है। स्वाधीनता का तात्पर्य विधि की पूर्ण अनुपस्थिति कदापि नहीं है। विधि शास्त्री जॉन लॉक के अनुसार स्वाधीनता के अस्तित्व के लिए विधि का अस्तित्व जरूरी है। कानून ही स्वतंत्रता की रक्षा करता है। वे कहते हैं, जहाँ कोई कानून नहीं है वहाँ कोई स्वतंत्रता भी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विकास प्रशासन की अवधारणा से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, फ्रेड डब्ल्यू रिंग्स। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। विकास प्रशासन की अवधारणाओं से फ्रेड डब्ल्यू रिंग्स संबंधित हैं। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपमेंट इंक्लूसिव कॉन्सेप्ट में उन्होंने लिखा है कि विकास प्रशासन उन कार्यक्रमों और परियोजनाओं को पूरा करने के संगठित प्रयासों से संबंधित है जो विकास में संलग्न व्यक्तियों द्वारा प्रवर्तित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक चिंतक लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में समानताओं का समर्थक है? तो इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, हेनरी फेयोल। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। प्रसिद्ध प्रशासनिक चिंतक हेनरी फेयोल ने लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में समानता का समर्थन किया है। इसके अनुसार अब हमारे सामने अनेक प्रकार के प्रशासन विज्ञान नहीं है, अपितु केवल एक ही प्रशासन है जिसे सार्वजनिक और निजी मामलों में सामान्य रूप से उपयोग में लाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, यदि हमारी सभ्यता विफल होती है तो यह मुख्यतः प्रशासन के ध्वस्त होने के कारण होगा। यह कथन दिया गया है। तो इस कथन का सही और सटीक आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, W.B. डॉनहम ने। W.B. डॉनहम के द्वारा इस कथन को दिया गया है। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। W.B. डॉनहम ने कहा था कि यदि हमारी सभ्यता असफल होती है तो ऐसा मुख्यतः प्रशासन के पतन के कारण होगा। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित हो। इस क्वेश्चन का विश्लेषण देख लेते हैं। विकल्प सी गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित नहीं है, जबकि अन्य विकल्पों में प्रस्तुत तथ्य गणतंत्रीय अवधारणा निर्वाचित लोकतंत्रीय प्रणाली के ही प्रारूप है। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा? तो इसमें कथन दिए हैं। पहला कथन है शक्तियों का परिसीमन, दूसरा है विधि के समक्ष क्षमता,
तीसरा है सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व और चौथा है स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार। तो इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि केवल 1, 2 और 4 सही हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन के विश्लेषण की बात करूं तो प्रोफेसर डाइसी ने 1885 में अपनी पुस्तक द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में विधि के शासन के निम्न तीन लक्षण दिए हैं। नंबर 1 है विधि की सर्वोपरिता। इसका तात्पर्य है कि विधि सर्वोच्च है तथा राज्य की या व्यक्ति की स्वेच्छाचारिता यानी कि स्वेच्छाचारिता का अभाव होना, अर्थात किसी भी व्यक्ति को केवल विधि के उल्लंघन हेतु दंडित किया जा सकता है, अन्य किसी हेतु नहीं। स्वेच्छाचारिता का अभाव शक्तियों के परिसीमन के रूप में प्रतिबिंबित होता है। अगला क्वेश्चन है, अगला इसमें दिया है दूसरा, विधि के समक्ष क्षमता, अर्थात विधि के लिए सभी समान हैं और कोई भी विधि के ऊपर नहीं, कोई भी विधि से ऊपर नहीं है। अगला है इसमें तीसरा, विधिक भावना की प्रबलता। तो इसका तात्पर्य है कि संविधान के सामान्य सिद्धांत व्यक्तियों के अधिकार स्वतंत्रताओं का निर्धारण करने वाले न्यायिक विनिश्चयों का परिणाम है। सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व विधि के शासन का लक्षण नहीं है, अतः स्पष्ट है कि विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संवैधानिक सरकार वह है, पहला कथन दिया गया है इसमें, जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। दूसरा कथन है, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। तो इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 2। अगर मैं इस क्वेश्चन के आंसर विश्लेषण की बात करता हूँ तो संवैधानिक सरकार में सरकार की शक्ति का स्रोत संविधान होता है। संवैधानिक सरकार व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। वस्तुतः राज्य की निरंकुश सत्ता से व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हितों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से ही ब्रिटेन और अमेरिका में संविधानवाद का उदय हुआ। एक संवैधानिक सरकार में नागरिकों की स्वतंत्रताओं के संरक्षण हेतु संस्थागत क्रियाविधियां भी विद्यमान रहती हैं। अगला क्वेश्चन है, परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसका सही और सटीक आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि सीमित सरकार। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है सीमित सरकार। इसका तात्पर्य है कि सरकार एवं इसके तीनों अंग विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका का स्रोत संविधान है तथा ये संविधान में निहित उपबंधों के अधीन कार्य करते हैं। संविधान सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों और नीतियों पर कुछ सीमाएं लगाता है। ये सीमाएं इस रूप में मौलिक होती हैं कि सरकार कभी उसका उल्लंघन नहीं कर सकती। अगला क्वेश्चन है, राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक को आप स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार करेंगे? तो इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर। इस क्वेश्चन का विश्लेषण देख लेते हैं। राज्य व्यवस्था के संदर्भ में स्वतंत्रता का अर्थ व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंधों के अभाव के साथ व्यक्ति की आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता का विस्तार करना और उसके अंदर की संभावनाओं को विकसित करना है। राजनीतिक शासकों की तानाशाही के विरुद्ध संरक्षण, नियंत्रण का अभाव एवं इच्छानुसार कुछ भी करने का अवसर स्वतंत्रता के पहलू हैं, परंतु ये पूर्णतः एवं उपयुक्त अर्थ में स्वतंत्रता की व्याख्या नहीं करते हैं। वस्तुतः किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा पर उस समय प्रतिबंध लगाना अनिवार्य हो जाता है जब वह दूसरों की स्वतंत्रता को बाधित करने लगते हैं। नियंत्रण का अभाव एवं इच्छानुसार कुछ भी करने का अवसर के अंतर्गत किए गए कार्य यदि दूसरों पर असर डालते हैं या इनसे बाकी लोग प्रभावित होते हैं तो उनकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। वहीं स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर स्वतंत्रता की वह स्थिति है जिसमें लोग अपनी रचनात्मकता और क्षमताओं का विकास करते हैं। इस अर्थ में स्वतंत्रता व्यक्ति की रचनाशीलता, संवेदनशीलता और क्षमताओं के भरपूर विकास को बढ़ावा देती है। यह विकास खेल, विज्ञान, कला, संगीत या अन्वेषण जैसे किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें, इसका सही और सटीक आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विशेषाधिकारों का अभाव है। इसका विश्लेषण है,
समानता का एक सामान्य अर्थ यह हुआ कि रंग, नस्ल, धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता और किसी व्यक्ति को विशेष अधिकार भी नहीं दिया जा सकता। अतः समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें विशेषाधिकारों का अभाव है। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल ज्वाइन विद रोज गार्डशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पर कमेंट भी कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। अगला क्वेश्चन कहता है, भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं समान हैं? तो इसमें पहला कथन है अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, दूसरा है अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास, और तीसरा कहता है राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है, और चौथा है उच्च सदन में कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं। अगर मैं इसके सटीक और सही आंसर की बात करूं तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल 3। इसका विश्लेषण है किसी विधेयक पर कोई भी कार्यवाही सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव या नेगेटिव यानी कि सकारात्मक या नेगेटिव ना करने की राष्ट्रपति की शक्ति पॉकेट वीटो के रूप में जानी जाती है। भारतीय राष्ट्रपति तथा अमेरिकी राष्ट्रपति दोनों ही पॉकेट वीटो की शक्ति रखते हैं। यद्यपि अमेरिकी राष्ट्रपति की यह शक्ति भारतीय राष्ट्रपति की शक्ति के सापेक्ष छोटी है, क्योंकि उसे विधेयक पर कोई कार्यवाही ना किए जाने की स्थिति में 10 दिन में विधेयक को वापस करना होता है, जबकि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति हेतु ऐसी किसी समयावधि का उल्लेख नहीं है। भारत तथा अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच पॉकेट वीटो की शक्ति विशेषता ही समान है। भारत में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास तथा अमेरिका में राज्यों के पास हैं। अमेरिका के उच्च सदन में सभी सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं, जबकि भारत में उच्च सदन यानी कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य यानी कि 12 मेंबर्स मनोनीत किए जाते हैं। अतः विकल्प ए अभिष्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, दूसरे प्रशासनिक आयोग के कौन से प्रतिवेदन ने भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की है? तो इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि नागरिक केंद्रीय प्रशासन, शासन का केंद्र बिंदु। इसका विश्लेषण देखते हैं। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रतिवेदन संख्या 12 नागरिक केंद्रित प्रशासन, शासन का केंद्र बिंदु, सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन द हार्ट ऑफ गवर्नेंस में भारत ने सुशासन की बाधाओं की पहचान की है तथा सुशासन के लिए आवश्यक पूर्व शर्तों का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता को प्रोन्नत करने हेतु निम्नलिखित में से किन संस्थाओं को आवश्यक माना गया है? तो इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर देखते हैं तो ऑप्शन डी सही है, यानी कि अंतर्राज्य परिषद एवं राष्ट्रीय विकास परिषद, बी है वित्त आयोग एवं क्षेत्रीय परिषद, सी है एकल न्यायिक व्यवस्था एवं अखिल भारतीय सेवाएं, और डी में सभी के सभी। तो इसका सही और सटीक आंसर ऑप्शन डी होगा। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता को प्रोन्नत करने हेतु उपरोक्त सभी संस्थाओं को आवश्यक माना गया है। अंतर्राज्य परिषद तथा राष्ट्रीय विकास परिषद, वित्त आयोग एवं क्षेत्रीय परिषद, एकल नागरिक व्यवस्था एवं अखिल भारतीय सेवाएं भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता प्रोत्साहित करते हैं, जिससे संघ और राज्य आपस में जुड़े रहते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्य परिषद का उल्लेख है। राज्यों के आपस में तथा संघ से विवाद की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा अंतर्राज्य परिषद का गठन किया जाता है। योजनाओं के निर्माण में राज्यों की भागीदारी के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की जाती है, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री तथा सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों, संचित निधि में राज्यों के राजस्व में सहायता, अनुदान को शासित करने आदि के लिए अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की स्थापना की जाती है। केंद्र और राज्यों के बीच तथा राज्यों के आपसी मतभेदों को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष विचार विमर्श के माध्यम से सुलझाने के लिए क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की जाती है। भारत में एकल न्यायिक व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसमें उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च है और इसके द्वारा दिया गया निर्णय सर्वमान्य एवं अंतिम होता है।
अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख किया गया है, जो संघ और राज्यों दोनों के लिए है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दशक में भारत की संसदात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर खिसकी? इसका सही और सटीक आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1980 के दशक में। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। यद्यपि 1960-70 के दशक से ही कुछ यद्यपि 1960 और 70 के दशक से ही देश में विभिन्न राज्यों में विपक्ष का उभार होने लगा था और कुछ राज्य कांग्रेस के हाथ से निकल भी गए थे, परंतु वास्तव में भारत में संसदात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर 1980 के दशक 1971 से 80 में खिसकी, जबकि बहुत से राज्यों में कांग्रेस पार्टी का बहुमत नहीं रहा। दोस्तों, शासन प्रणाली से संबंधित जितना भी टॉपिक था मैंने आपके लिए इसका रिवीजन नोट्स कंप्लीट करा दिया है और इससे संबंधित जितने भी PYQ हैं उन सभी को मैंने विश्लेषण के सहित पूरा करा दिया है। आपको इसके अलावा और कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसी वीडियो को, इसी घटना चक्र की सीरीज को बड़े ध्यान से फॉलो करते रहें। आपकी GS की तैयारी बड़ी अच्छी हो जाएगी। आपको कहीं से कुछ और पढ़ने की, कोई भी कंटेंट पढ़ने की, प्रीलिम्स के लिए तो कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं इसी प्रकार आपके लिए घटना चक्र की सीरीज पॉलिटी और हिस्ट्री की चल रही है प्रेजेंट में, उसको लाता रहूँगा। आप सपोर्ट करते रहें, वीडियो को फॉलो करें, डेली देखें, प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस के साथ रिवीजन करें और फिर मिलेंगे एक अगली वीडियो में एक बेहतरीन कंटेंट और क्वालिटी के साथ। तो फॉलो करते रहें। ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आ रही हैं तो लाइक भी कर दीजिए और कमेंट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, पढ़ाई करते रहिए, व्यस्त रहिए अपनी पढ़ाई में, मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए और स्वस्थ रहिए। अपने शरीर का ध्यान रखिए, स्वास्थ्य को अच्छी तरीके से बनाए रखिए। अगर आपका मस्तिष्क, कहते हैं कि स्वस्थ मस्तिष्क में ही स्वस्थ, यानी कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, इसलिए अपने शरीर को स्वस्थ रखिए, तभी आपका मस्तिष्क अच्छे विचार पैदा करेगा, पढ़ाई में मन लगेगा, एकाग्रता बनी रहेगी, फोकस बना रहेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।